इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिक टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। ये टॉपिक है एवरेज, जो हिंदी में औसत कहलाता है। एवरेज ना कि सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही यूजफुल है। तो आइए देखते हैं कि हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज। तो टर्म्स कहें या ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज, कॉन्सेप्ट एक ही है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। और इस फॉर्मूला से हम एक और पॉइंट डिराइव कर सकते हैं, वो है सम ऑफ ऑल द टर्म्स या सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विच इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। तो जब हमें एवरेज दिया गया हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सम ऑफ द टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है बेसिक फॉर्मूला जिसके थ्रू हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, राइट। हमें दी गई सारी वैल्यूज को ऐड करना है और उसे जब हम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि एवरेज किस प्रकार के टर्म्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, एवरेज एक बहुत ही रेगुलर कॉन्सेप्ट है और हम कई बार यूज कर चुके हैं अपनी लाइफ में। जैसे मान ले जब हम स्कूल में या कॉलेज में थे तो हम एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया करते थे, राइट। हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स आए थे और एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए जाते थे, सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। सम ऑफ मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। या फिर हम कह सकते हैं एवरेज इनकम, मान ले 4 या 5 पर्संस हो और हमें इनकी एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी है, तो हम सम ऑफ ऑल द इनकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्संस ले सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हमें एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है किसी वीक का, तो सम ऑफ ऑल द टेम्परेचर्स पूरे 7 दिनों का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 7। तो इस प्रकार से एवरेज हम जैसे देख रहे हैं कई जगहों पर यूज किया जाता है। एवरेज मार्क्स, एवरेज इनकम, एवरेज टेम्परेचर, या फिर हम कह सकते हैं एवरेज वेट, राइट। दिए गए पर्संस का एवरेज वेट कैलकुलेट करना हो, या किसी दिए गए ग्रुप का एवरेज एज कैलकुलेट करनी हो, राइट, या एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी हो। तो एवरेज का ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। एवरेज कई जगहों पर यूज किया जाता है और हर जगह हम एक ही कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला यूज करते हैं, जो है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। तो हमें सारी वैल्यूज को ऐड करना है और इस सम को जब हम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो आइए एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मान ले कि 4 पर्संस हैं, ए, बी, सी और डी, और इनके पास कुछ अमाउंट है, राइट, और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज अमाउंट। तो मान लेते हैं कि ए के पास 75 रुपीज है, बी के पास है 40 रुपीज, सी के पास 65 रुपीज और डी के पास है 60 रुपीज, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज अमाउंट, यानी ए, बी, सी और डी के पास औसत कितना अमाउंट है। अब जैसे फॉर्मूला दिया गया है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हमारे पास यहां पर 4 वैल्यूज है, हम इनका सम लेंगे और इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, जब 4 से डिवाइड करेंगे एवरेज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज यहां पर होगा 75 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 60, राइट, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि 4 है। अब 75 प्लस 40 है 115, 115 प्लस 65 होगा 180, 180 और 60 है 240, 240 डिवाइड बाय 4 60। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज अमाउंट है ए, बी, सी और डी के पास वो है 60 रुपीज। और जैसे हमने पहले समझा था, एवरेज ना कि सिर्फ इनकम के लिए या अमाउंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है, बल्कि हम इसे कई जगहों पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लें कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये अमाउंट नहीं बल्कि इनका वेट हो, राइट। ए का वेट है 75 केजीज, बी का वेट है 40 केजीज, 65 केजीज और 60 केजीज, तो इन चारों का औसत वेट होगा 60 केजीज, राइट। या हम कह सकते हैं कि ए, बी, सी और डी है 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स। ए में आए 75 मार्क्स, बी में 40 मार्क्स, 65 मार्क्स और 60 मार्क्स, तो एवरेज स्कोर या एवरेज मार्क्स होगा 60। तो इस प्रकार से हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वैल्यू, टोटल सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो एवरेज के इस बेसिक कैलकुलेशन को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है। एवरेज सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं एक प्रकार का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये बराबर का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान ले कि ए, बी, सी और डी, ये जो 4 पर्संस हैं, इनके पास हमने जैसे देखा 75, 40, 65 और 60 रुपीज हैं और एवरेज आया 60 रुपीज। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान ले कि मैंने ए के पास से 75 रुपीज, बी के पास से 40, सी के पास से 65 और डी के पास से 60 रुपीज कलेक्ट कर लिए। अब जो टोटल अमाउंट या टोटल कलेक्शन मेरे पास हुआ वो है 240 रुपीज। अब इस 240 रुपीज को जब मैं चारों के बीच में इक्वली डिवाइड करूंगा तो वो होगा 60,
राइट। तो एवरेज एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे किसी भी प्रकार का एवरेज हो, राइट। एवरेज वेट या एवरेज हाइट या एवरेज इनकम या एवरेज मार्क्स, मतलब एक ही है कि हम इस दिए गए टोटल वैल्यू को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं दिए गए पर्संस के बीच में या दिए गए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बीच में, राइट। तो एवरेज का सिंपल सा डेफिनेशन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फॉर्मूले के अनुसार सम ऑफ ऑल द टर्म्स या सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, और इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो ध्यान में रखिएगा कि एवरेज है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एवरेज होगा एक तरीके का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग एवरेज का। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या इंपॉर्टेंट लॉस या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं एवरेज की, राइट। जैसे मान ले कि अब जो 4 पर्सन हैं इनका एवरेज है 60 रुपीज, राइट, जैसे हमने कैलकुलेट किया। अब कोई 5th पर्सन ई इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है, राइट। तो ई है एक 5th पर्सन और ई के पास है 60 रुपीज, राइट। ई के पास है 60 रुपीज और हमें कैलकुलेट करना है नया एवरेज। हमने ऑलरेडी देखा है कि फर्स्ट जो 4 पर्सन है उनका एवरेज है 60 रुपीज, और अब ई ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया 60 रुपीज के साथ, तो हमें कैलकुलेट करना है नया एवरेज। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इस बार एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से टोटल कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 75 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइड बाई 5 होगा ट्रेडिशनल मेथड, रेगुलर मेथड एवरेज कैलकुलेट करने का। लेकिन यहां पर अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से जाएं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि नया एवरेज होगा 60 रुपीज, राइट। बिना कोई कैलकुलेशन किए हम सिंपली इसे समझ सकते हैं कि जो नया एवरेज आएगा ई को इंक्लूड करने के बाद वो भी होगा 60 रुपीज। कैसे देखते हैं? जैसे हमने पहले समझ लिया था एवरेज है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब मैंने ए बी सी और डी के बीच में टोटल अमाउंट को इक्वली डिवाइड किया तो वो हुआ 60 रुपीज। अब जो 5th पर्सन ई इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहा है उसके पास भी है 60 रुपीज। अगर आप समझे तो ऑलरेडी ए बी सी और डी के पास 60 रुपीज है, राइट। एक्चुअली देखा जाए तो रियल वैल्यू अलग है, राइट। ए के पास है 75, 40, सी के पास 65 और डी के पास 60, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार चारों के पास 60 रुपीज है, राइट। ध्यान में रखना है ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है कि एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। एक्चुअल में वैल्यूज अलग अलग होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि ए के पास 60 से ज्यादा है, बी के पास 60 से कम है और डी के पास इक्वल टू 60 है, राइट। बट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी एवरेज की वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइंट ये है कि चारों के पास 60 रुपीज है और अब ई इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है जो ई के पास भी 60 रुपीज है। तो अगर देखें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी कंटिन्यूड है, राइट। सभी के पास 60 रुपीज है, यानी एवरेज जो होगा वो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 60 रुपीज, राइट। तो जब ई इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा 60 रुपीज के साथ, एवरेज में कोई बदलाव नहीं आएगा, एवरेज सेम 60 रुपीज ही रहेगा। एवरेज में चेंज तब आएगा जब ई के पास 60 से कम या 60 से ज्यादा अमाउंट हो, राइट। जब ई के पास 60 से ज्यादा अमाउंट होगा तो जो नया एवरेज होगा वो 60 से ज्यादा होगा, और ई के पास जब 60 से कम अमाउंट होगा तो ओवरऑल जो एवरेज आएगा नया वो 60 से कम होगा। आइए सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। अब मान ले कि ई के पास है 60 की जगह मान लेते हैं कि ई के पास है 70 रुपीज, राइट। ई इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है 70 रुपीज के साथ। तो अब नया एवरेज क्या होगा? जैसे हमने पहले देख लिया था कि नए एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से कंप्लीट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, राइट। ट्रेडिशनली हम कहेंगे 75 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 5, राइट, न्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से जाए तो नया एवरेज हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि होगा 62 रुपीज। अब देखते हैं कैसे हमने कैलकुलेट किया 62 रुपीज को। जैसे हमने समझ लिया था कि ए बी सी और डी इन चारों के पास 60 रुपीज है, राइट। हर पर्सन के पास 60 रुपीज है। अब जो पर्सन ई है वो इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है और इसके पास है 70 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि ई के पास 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, राइट। जैसे अगर ई को इस ग्रुप में ज्वाइन करना हो तो उसके पास सेम अमाउंट होना चाहिए क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एवरेज एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ई के पास 60 रुपीज होंगे तो हम कहेंगे एवरेज सेम रहेगा 60, लेकिन ई के पास 70 रुपीज है, यानी उसके पास 10 रुपीज एक्स्ट्रा है। अब हम क्या करेंगे, इस 10 रुपीज का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसे भी सभी पर्सन में इक्वली डिवाइड कर देंगे, राइट। जैसे मान ले जब ई आया था
मैंने 10 रुपीज एक्स्ट्रा जो थे वो कलेक्ट कर लिए और 60 रुपीज के साथ उसे ग्रुप में ज्वाइन करने दिया। अब जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा बचे हैं इसे हमें इक्वली डिवाइड करना है। कितने पर्सन्स में? 5 पर्सन्स में, क्योंकि अब हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं या 5 एंट्रीज है हम कह सकते हैं। तो इन पांचों पर्सन्स के बीच में जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज का अमाउंट है उसे हमें इक्वली डिवाइड करना है। अब 10 रुपीज को जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे 5 पर्सन्स के बीच में तो सबको मिलेंगे 2 रुपीज, राइट। 10/5 इज इक्वल टू 2। अब जैसे आप देख रहे हैं सभी के पास ऑलरेडी 60 रुपीज थे और अब हमने 2 रुपीज ऐड कर दिए, तो नया एवरेज हो जाएगा 62, क्योंकि सभी के पास 62 रुपीज हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यू एवरेज होगा जब ई 70 रुपीज के साथ ग्रुप को ज्वाइन करता है वो होगा 62। इसी प्रकार से जब ई के पास 60 से कम अमाउंट हो तो हम देखेंगे एवरेज कम हो जाएगा। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं जब ई ने 70 रुपीज से ज्वाइन किया था, जो कि एवरेज वैल्यू से ज्यादा है, नया एवरेज ज्यादा आया था, राइट, इट वाज मोर देन 60। अब जब ई 60 रुपीज से कम अमाउंट से ज्वाइन करेगा तो एवरेज भी कम हो जाएगा, राइट। इसे देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। जैसे मान लें कि ई के पास है 40 रुपीज, राइट। देखते हैं 40 रुपीज जब होंगे तो क्या होगा। अब फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार ए, बी, सी और डी के पास है 60 रुपीज। ई इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है लेकिन ई के पास है सिर्फ 40 रुपीज। ये डायरेक्टली इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकता है क्योंकि हमें अमाउंट इक्वल चाहिए, राइट। सभी पर्सन्स के पास अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ई के पास इस बार कुछ शॉर्टेज है। कितना शॉर्टेज? 20 रुपीज का शॉर्टेज, राइट। अगर ई के पास 20 रुपीज और हो तो 40 + 20 हो जाएगा 60 और इस 60 रुपीज से वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 20 रुपीज है नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ई के पास -20 एक्स्ट्रा है, ई के पास 20 रुपीज कम है, इसका मतलब -20 ज्यादा है, राइट। हम 20 रुपीज कम को -20 समझ सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्योंकि ई के पास सिर्फ 40 रुपीज है जो कि एवरेज से 20 कम है, यानी हमारे पास 20 रुपीज का शॉर्टेज है, -20, राइट। अब इस -20 को भी हमें पांचों पर्सन्स के बीच में इक्वली डिवाइड करना है, राइट। जैसे इसे हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे मान ले कि मैंने ई को 20 रुपीज दिए, राइट। हमने ई को 20 रुपीज अपनी जेब से दिए, राइट। सो ई के पास हो गए 60 रुपीज और उसने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो 20 रुपीज हमारा लॉस है उसे बैलेंस करना है, -20। अब इस -20 को हम पांचों पर्सन्स के बीच में इक्वली डिवाइड करेंगे। -20 को जब हम 5% से डिवाइड करेंगे वो होगा -4, यानी अब हमें पांचों पर्सन्स को -4 रुपीज देने हैं। -4 रुपीज देने का मतलब होता है 4 रुपीज लेना, राइट। अब ऑलरेडी इनके पास 60 रुपीज है सभी के पास, और जब हम 4 रुपीज कलेक्ट कर लेंगे तो सभी के पास हो जाएंगे 56 रुपीज। और हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एवरेज होगा 56 रुपीज। तो जब ई 40 रुपीज से ज्वाइन करेगा तब एवरेज हो जाएगा 56 रुपीज। तो इस प्रकार से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करें, एवरेज बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें कुछ चेंजेस करने हो। जैसे यहां पर ई ज्वाइन करना चाह रहा है ग्रुप को, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसका एनालिसिस। एवरेज आया था 60 रुपीज। जब ई ने 60 रुपीज के साथ ग्रुप को ज्वाइन किया, एवरेज में कोई चेंज नहीं था, राइट। एवरेज रहेगा सेम क्योंकि ई के पास इक्वल अमाउंट है जो कि ए, बी, सी और डी के पास भी है। ई जब 60 रुपीज से ज्यादा ज्वाइन करेगा तब एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा? क्योंकि 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, उस 10 रुपीज को हमें पांचों पर्सन से डिवाइड करना है। 10/5 होगा 2 रुपीज, तो 2 रुपीज ऐड हो जाएंगे एवरेज वैल्यू पे। 60 + 2 हो जाएगा 62। नेक्स्ट केस में जब ई के पास अमाउंट कम था, कितना कम था? -20, राइट। 20 रुपीज कम थे यानी -20। इस -20 को हमने फिर से पांचों पर्सन में डिवाइड किया, -20/5 हो गया -4, यानी जो 60 रुपीज हमने अज्यूम किए थे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार उसमें से हमने 4 रुपीज वापस ले लिए। तो -4 × 5 हो गया -20, राइट। जैसे हमने 4 रुपीज वापस ले लिए तो 4 × 5 20, यानी बैलेंस हो गए। तो 4 रुपीज हमने वापस ले लिए, एवरेज बन जाएगा 60 - 4 56 रुपीज, राइट। अब देखते हैं कि जब कोई पर्सन इस ग्रुप को छोड़ता है, यहां पर हमने देखा कि ई ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, लेकिन जब कोई पर्सन इस ग्रुप से निकलना चाहता है तब एवरेज पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो अब हम इस पर्सन ई के बारे में भूल जाते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट था जब एक पर्सन ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहा था, राइट। और जो नई वैल्यूज आई थी वो थी 62 और 56। अब देखते हैं ए, बी, सी और डी के बीच में जब कोई पर्सन ग्रुप को छोड़ेगा तब एवरेज पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। ए, बी, सी और डी का एवरेज है 60 रुपीज, राइट। अब मान लेते हैं कि डी इस ग्रुप को छोड़ना चाह रहा है, राइट। हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अनुसार चारों के पास 60 रुपीज है। अब डी जब इस ग्रुप को छोड़ेगा तब एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
कुछ इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी के पास एक्चुअली 60 रुपीज ही हैं, यानी जब डी इस ग्रुप से बाहर जा रहा है तो वो अपने 60 रुपीज लेगा और बाहर चला जाएगा। यानी डी ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया और कुछ भी कम नहीं लिया, राइट? उसने जितना लेना चाहिए था उतना ही लिया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। इसका मतलब है कि एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी हमें फिर से a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि क्योंकि डी के पास 60 रुपीज ही है, एवरेज पर कोई असर नहीं होगा। एवरेज पर इफेक्ट तब पड़ेगा जब कोई पर्सन 60 से ज्यादा या 60 से कम अमाउंट लेकर बाहर जा रहा हो। जैसे मान ले कि पर्सन ए जो है इस ग्रुप को छोड़ना चाह रहा है, राइट? ए बी सी और डी 4 पर्सन हैं, इनका एवरेज है 60 रुपीज। अब मान लेते हैं कि ए इस ग्रुप को छोड़ना चाह रहा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार चारों के पास 60 रुपीज होने चाहिए। अगर ए 60 रुपीज के साथ बाहर जाता है तब एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ए बाहर जा रहा है 75 रुपीज के साथ, राइट? क्योंकि एक्चुअल अमाउंट जो ए के पास है वो है 75 रुपीज। यानी ए ने 15 रुपीज एक्स्ट्रा ले लिए इस ग्रुप से, राइट? 60 तो लेना बनता है, लेकिन इसने 15 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जो कि इसी के है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार 15 रुपीज हमारा लॉस है इस ग्रुप का, राइट? 15 रुपीज उसने एक्स्ट्रा ले लिए, 60 प्लस 15 एक्स्ट्रा 15 रुपीज। अब ये जो 15 रुपीज का लॉस हुआ है ग्रुप को, ये तीनों को बराबर ही बांटना पड़ेगा। ए जो बचे पर्सन है बी सी और डी, इन तीनों को बराबर से बांट लेना होगा। अब 15 को जब हम 3 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 रुपीज। यानी जो ए ने 15 रुपीज एक्स्ट्रा लेके बाहर इस ग्रुप को छोड़ा है वो हो जाएगा 5 रुपीज का लॉस हर पर्सन के लिए। यानी एक्चुअली इनके पास 60 मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार इनके पास 60 60 60 हैं, लेकिन जब 5 रुपीज का लॉस हो जाएगा बन जाएगा 55। तो हम कह सकते हैं कि जो नया एवरेज होगा जब ए इस ग्रुप को छोड़ेगा, राइट? जब डी ग्रुप को छोड़ेगा, राइट? व्हेन डी लीव्स, एवरेज क्या होगा रिमेनिंग ग्रुप का 60 रहेगा, राइट? कोई चीज नहीं होगा। लेकिन जब ए इस ग्रुप को छोड़ता है, व्हेन ए लीव्स दिस ग्रुप, क्या हो जाएगा? एवरेज 55 हो जाएगा, क्योंकि हर पर्सन का 5 रुपीज का लॉस हुआ है। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि बी इस ग्रुप को छोड़ रहा है, राइट? बी के पास 60 से कम है, तब कैसे इफेक्ट पड़ेगा, राइट? अब हम जानते हैं कि ए बी सी और डी का एवरेज है 60 रुपीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। अगर बी 60 रुपीज लेके बाहर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी के पास एक्चुअली है सिर्फ 40 रुपीज, वो अपने 40 रुपीज लेके ग्रुप छोड़ रहा है। यानी बी ने 20 रुपीज इस ग्रुप में एक्स्ट्रा छोड़ दिए, राइट? एक्चुअली उसे 60 रुपीज अगर वो बाहर लेके जाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि बी के पास अमाउंट कम है उस ग्रुप को 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, राइट? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है अगेन, राइट? एक्चुअली कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बी जब 40 रुपीज के साथ बाहर जा रहा है, यानी 20 रुपीज जो वर्चुअल थे, राइट? बी के पास वो 20 रुपीज अब ग्रुप में डिवाइड होंगे। कितने पर्सन है ग्रुप में? अब सिर्फ 3 पर्सन, ए सी और डी। यानी इस 20 रुपीज को अब हमें इक्वली डिवाइड करना है। 20 को जब हम 3 पर्सन में डिवाइड करेंगे होगा 6.66, राइट? 20 by 3 होगा 6.66। तो एक्चुअली ए सी और डी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार 60 रुपीज है, राइट? 60 60 और 60। लेकिन क्योंकि अब 6.66 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तीनों पर्सन को, नया एवरेज हो जाएगा 60 प्लस 6.66 यानी 66.66 रुपीज। तो मतलब है कि जब बी इस ग्रुप को छोड़ता है, राइट? व्हेन बी लीव्स दिस ग्रुप, रिमेनिंग ग्रुप का एवरेज हो जाएगा 66.66। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई एक वैल्यू ऐड की जाती है किसी ग्रुप में या एक वैल्यू निकाली जाती है तो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना फॉर्मूले का उपयोग किए हुए। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अलावा अब और भी जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या रूल्स हैं एवरेज से रिलेटेड वो हम समझ लेते हैं। तो पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा वर्क है उसे क्लियर कर देता हूं। ध्यान में रखना है कि एवरेज है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एवरेज से रिलेटेड वो इस प्रकार है। जैसे हमने देखा 75, 40, 65 और 60 का एवरेज आया था 60 रुपीज। अब पॉइंट यहां पर ये है कि जब सभी वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है तब एवरेज भी उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। इसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान ले कि हमने सभी वैल्यूज को 5 से इंक्रीज कर दिया, तो 75 हो जाएगा 80, राइट? 40 हो जाएगा 45, 60 हो जाएगा 65 हो जाएगा 70 और 60 हो जाएगा 65। अब हम इन चारों नई वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? सो जैसे हमें पता है एवरेज होगा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सो 80 प्लस 45 है 125, 125 और 70 है 195, 195 और 65 होगा 260, 260 डिवाइडेड बाई 4, राइट? नंबर ऑफ वैल्यूज सेम रहेंगी 4। सो 260 डिवाइडेड बाई 4 होगा 65, यानी जो नया ग्रुप है उसका एवरेज हो जाएगा 65 रुपीज। तो जैसे आप सभी ने देखा जब हमने सभी वैल्यूज को 5 से इंक्रीज किया एवरेज में जो इंक्रीमेंट हुआ वो भी
5 ही था। इसी प्रकार से जब हम सभी वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से डिक्रीज करते हैं, एवरेज भी उतना ही डिक्रीज हो जाता है। मान लें कि हमने सभी वैल्यूज को 3 से डिक्रीज कर दिया, 72, 37, 62 और 57, उसका एवरेज कितना होगा 60 - 3, राइट? 60 - 3 होगा 57। तो पॉइंट यहां पर यह है कि जब सभी टर्म्स को हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, एवरेज भी उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज होता है। इसी प्रकार से जब हम सभी टर्म्स को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, एवरेज भी उतना ही उसी टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। जैसे मान ले कि हमने सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, तब एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सभी टर्म्स को 10 से डिवाइड करेंगे, एवरेज भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी चेंज हम सभी टर्म्स पर करते हैं, वो सिमिलर चेंज एवरेज पर भी इफेक्ट करेगा, राइट? और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है वो इस प्रकार है। जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट केस में एवरेज था 60 और सेकेंड केस में 65। अगर ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है 75 और मिनिमम वैल्यू है 40, राइट? और एवरेज है 60। और जैसे हम देख रहे हैं 60 है 75 और 40 के बीच में। इसी प्रकार से सेकेंड केस में मैक्सिमम वैल्यू है 80 और मिनिमम वैल्यू है 45, और जो हमने एवरेज आया है यहां पर 65 रुपीज, वो 80 और 45 के बीच में है। यानी पॉइंट ये है कि एवरेज हमेशा दिए गए टर्म्स में से मैक्सिमम वैल्यू से कम और मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होता है। यानी एवरेज जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में होगा। एग्जैक्टली बीच में होना जरूरी नहीं है, वो मिनिमम वैल्यू से क्लोज हो सकता है या मैक्सिमम वैल्यू से भी क्लोज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा कभी नहीं होगा और मिनिमम से कम कभी नहीं होगा। यानी इस फर्स्ट केस में एवरेज 75 से कम रहेगा, राइट? 75 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और 40 से ज्यादा होगा, राइट? 40 से कम नहीं हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू हम कई बार रॉन्ग आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मान ले हमें कई वैल्यूज दी गई और एवरेज कैलकुलेट करना है। अब दिए गए वैल्यूज से आंसर ऑप्शंस में जो कि एवरेज है, अगर कोई भी आंसर दिए गए वैल्यूज की मिनिमम वैल्यू से कम हो या मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो, उसे हम डायरेक्टली रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा और मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज की जो रेंज है हमेशा मिनिमम टर्म और मैक्सिमम टर्म के बीच में होती है। तो चलिए अब इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझने के बाद सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स एवरेजेस से।